ज़रा थोड़ा-सा मुश्किल है। मतलब मुश्किल नहीं है कि है तो ये आसान वाला, लेकिन बस इसको वो होता है कि टाइम लगता है, चीज़ें बहुत सारी हैं। देखते हैं क्या बनता है। पर ये थोड़ा-सा आसान है पीछे से ना, कोशिश करना इसको थोड़ा तेज़ कर लो। ये ऐसे है कि ये वीडियो सर्विसेज़ है, यानी वीजीए की सर्विसेज़। अब वीजीए की सर्विसेज़ क्या है कि तुमने स्क्रीन के ऊपर कोई भी काम करना हो, जैसे तुमने स्ट्रिंग प्रिंट करना है, कुछ कुछ भी स्क्रीन के ऊपर करना है, स्क्रीन क्लियर करनी है, कुछ भी, तो उसकी सर्विसेज मौजूद है बायोस के अंदर। ठीक है। अब इंटरप्ट जो है वो इंटरप्ट नंबर 10 है, जो बायोस का इंटरप्ट है, जो वीडियो को डील करता है। अब इसकी हजारों सर्विसेज हैं। ठीक है। कुछ सर्विसेज जो बुक में है वो तुम देखोगे, वो तुम याद करोगे। सबसे पहले है सेट वीडियो मोड। इसका मतलब ये है कि तुम जो आज तक काम करते आए हो ना, वो इस मोड में काम करते आए हो, 80x25 में। तुम्हारे पास 80 कॉलम होते हैं, 25 रोज होती हैं टेक्स्ट स्क्रीन पे। तो ज़रूरी नहीं है कि इसी मोड में काम करो, तुम 40x25 में भी कर सकते हो, तुम 80x50 में भी कर सकते हो, और इवन तुम ग्राफिक्स मोड में भी काम कर सकते हो। यानी वो जो कंसोल है तुम्हारा, उसको तुम ग्राफिक्स मोड में लेके जा सकते हो। अब ग्राफिक्स मोड में जो ज़मीन आसमान का फ़र्क आता है वो ये है कि उसमें पिक्सल होते हैं। नॉर्मल मोड में तो कैरेक्टर्स होते हैं ना, एस्की कैरेक्टर रखते हैं हम, उसका वो क्या कहते थे, एट्रीब्यूट रखते हैं और उसकी एस्की रखते हैं, तो वो टेक्स्ट मोड है। और ग्राफिक्स मोड में तुम पिक्सल भी वहां पे रख सकते हो। ठीक है। तो करना क्या है, ये सर्विस कॉल करनी है इंटरप्ट 10 की सर्विस 0, और उसको बता देना है कि कौन से मोड में जाना है, तो स्क्रीन उस मोड में चली जाएगी। एक बात हुई। अब ये बहुत सारी सर्विसेज हैं। फॉर एग्जाम्पल कर्सर की शेप सेट करना। कर्सर की शेप सेट करने में क्या होगा कि तुम स्टार्टिंग लाइन देते हो और तुम एंडिंग लाइन देते हो। ठीक है। यानी इसमें स्टार्टिंग लाइन बताओगे, इसमें एंडिंग लाइन बताओगे। अगर तुम 5 लाइंस के ऊपर कर्सर ब्लिंक करवाना चाहते हो तो वो ये सर्विस है। फॉर एग्जाम्पल ये तो नहीं इतनी इस्तेमाल होती, बट ये इस्तेमाल होती है सेट कर्सर पोजीशन। स्क्रीन पे कहीं पे भी कर्सर को लेके जाना हो है तो तुम उसको रो कॉलम बता देते हो और वो उस जगह पे चला जाता है। फिर स्क्रॉल करना, स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन। छठे चैप्टर में हमने इसके प्रोग्राम्स लिखे थे स्क्रॉलिंग करने के। ठीक है। अब वो हम हाथ से हर काम कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या हो गया कि हमारे पास सर्विस अवेलेबल है, हमने सिर्फ सर्विस को कॉल करना है और वो स्क्रॉल कर देती है। फिर वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये एक्चुअली यूज़ होता है 10 की सर्विस 9। ये क्या है कि राइट कैरेक्टर, एक हरफ लिखेगा विद एट्रीब्यूट एट अ सर्टन पोजीशन। हम अगेन ये कैसे करते थे, हम B800 पे जाते थे, वहां पे एट्रीब्यूट रखते थे, वहां पे एसकी रखते थे, और उसकी मदद से हम एक कैरेक्टर स्क्रीन के ऊपर रखते थे। तो अब वो काम करने की जरूरत नहीं है। अब तुम सर्विस कॉल करोगे 10 की सर्विस 9, और वो एक कैरेक्टर लिखेगी। अच्छा, इससे भी ज्यादा जो इस्तेमाल होता है ना वो ये है, नहीं सॉरी ये नहीं, ये तो रट लो ना। 10 की सर्विस 13, ये राइट स्ट्रिंग है, यानी पूरे का पूरा स्ट्रिंग अगर तुमने लिखना है कहीं पे भी स्क्रीन पे, तो अब तुम्हें वो B800 वाले पंगे में पढ़ने की जरूरत नहीं, तुम सीधा इंटरप्ट 10 की सर्विस 13 कॉल करते हो। ये सी आउट की तरह है कि जिस तरह तुम सी आउट करते हो ना, कि तुम एक सी आउट का फंक्शन कॉल कर देते हो और तुम्हें नहीं पता पीछे क्या हुआ है, तो उस तरह से तुम 10 की सर्विस 13 कॉल कर देते हो और वो एक स्ट्रिंग स्क्रीन पे लिख देता है, हमें नहीं पता क्या हुआ है। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये हैं कि एट्रीब्यूट BL में जाता है, लेंथ CX में जाती है, और DH DL में रो और कॉलम जाते हैं कि भाई किस जगह पे स्ट्रिंग रखना है, और BP के अंदर स्ट्रिंग जाता है। तो बस ये सर्विस कॉल करोगे तो आ, वो स्ट्रिंग स्क्रीन पे लिखा जाता है। ये इस पे इसने काम नहीं किया हुआ, इनमें से किसी के ऊपर भी काम नहीं किया हुआ। तो ये बस पढ़ लो, याद कर लो, यही है, इसके ऊपर आगे काम आएगा। जिस पे उसने काम किया हुआ है वो चार्ज एंड सर्विसेज है। चार्ज एंड सर्विसेज से बनता है कैरेक्टर जनरेटर सर्विसेज। अब ये काफी औखा काम है, और यही है जो एग्जांपल्स हमारी बुक में है। ये इस तरह से है कि जब तुम स्क्रीन पे ए लिखते हो, बल्कि इस तरह भी ना कहो ए, तुम ये कहो कि हम तो ये कहते हैं ना, उसको कहते हैं कि एस की 65 की या 41 की एस की स्क्रीन पर रख दो। तो वो क्या करता है, वो ए की शेप, मतलब इसके अगेंस्ट वो क्या करता है कि ए इज रिटर्न ऑन द स्क्रीन। अब इस एसकी के अगेंस्ट वो ए कैसे लिखता है, तो बेसिकली उसके पास एक फॉन्ट डेफिनेशन पड़ी होती है,
BIOS stores a font definition in many formats, ठीक है. कंसिडर 8/16 फॉन्ट, ठीक है. 8/16 का फॉन्ट क्या होता है कि 8 बिटे हैं, ये बिटे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक बाइट हो गई. तो ऐसी 8 बिटे और 16 बाइट्स ऐसी. 8/16 का ये मतलब है. तो एक हरफ जो वो रखता है, जो स्टोर करता है, उसकी शेप स्टोर करता है, वो 8/16 में इस तरीके से करता है. करता कैसे है कि जहां जहां जो ए की शेप है वो उसने वहां पे स्टोर की हुई है. तो जब तुम कहते हो कि एस की 41 प्रिंट करनी है, वो अपने फॉन्ट में जाता है और फॉन्ट में देखता है कि उसके अगेंस्ट कौन सी शेप पड़ी हुई है, वो शेप स्क्रीन पे प्रिंट कर देता है. अच्छा, अब ये स्टोर कैसे हुई हुई है, ये तो तस्वीर है ना, एक्चुअली कैसे स्टोर हुई हुई है. ये सारी बिटें ऑफ हैं, इनमें कोई बिट ऑन नहीं है, तो ये जीरो हो गया. ये भी सारी बिटें ऑफ हैं, जीरो हो गया, जीरो हो गया. अब यहाँ पे 0 1 0 0 0 0 1 है. तो जब इसकी तुम हेक्सा बनाते हो तो वो 42 बनती है, एंड सो ऑन. तो अगर तुम वीजीए मेमोरी खोल के देखो, अगर तुम वीजीए मेमोरी खोल के देखो तो तुम्हें एक्चुअली तो ये नंबर्स नजर आएंगे ना, 0018 सो ऑन, लेकिन एक्चुअली वो एक शेप बन रही होती है, ये एक शेप डेवलप हो रही होती है, ठीक है. और ऐसा 8/16 का मतलब है कि एक हरफ 16 बाइट्स के ऊपर लिखा हुआ है. अब ऐसे टोटल 256 हरफ होते हैं, एस्की के अंदर टोटल 256 हरफ होते हैं ना. एस्की कंटेन्स टोटल ऑफ 256 कैरेक्टर्स, यानी मेमोरी के अंदर क्या होएगा कि 256 इंटू 16 के ऊपर तुम्हारा पूरा फॉन्ट डेफिनेशन कहीं ना कहीं पे पड़ी होएगी. तो अगेन बायोस उसको देखता है कि कौन सी एस की है, वहां से वो शेप उठाता है और वो शेप स्क्रीन पे प्रिंट कर देता है. हमने क्या करना है, हमने इसके साथ खेलना है, इस शेप के साथ खेलना है. तो इसकी दो सर्विसेज है जिसके ऊपर से प्रोग्राम भी लिखा हुआ है. तो पहली सर्विस है इंटरप्ट 10 की 1130. ये क्या करती है, गेट फॉन्ट इन्फॉर्मेशन. अच्छा, इसको तुमने बताना कुछ नहीं है, बस ये सर्विस तुम कॉल करोगे और ये सर्विस तुम्हें रिटर्न करेगी ES:BP के अंदर पॉइंटर, रैम की उस जगह का पॉइंटर जहां पे फॉन्ट पड़ा हुआ है. भाई अगेन हमें ये पता लग गया कि बायोस के अंदर ये डेफिनेशन स्टोर हुई हुई है, इतना हमें समझ आ गई. लेकिन अब वो किस जगह पे स्टोर हुई हुई है मुझे नहीं पता. वो जगह चेक करने के लिए मैं इंटरप्ट 10 की सर्विस 1130 कॉल करता हूँ. तो वो मुझे एक पॉइंटर रिटर्न करेगी ES:BP, जहां पे से फॉन्ट डेफिनेशन स्टार्ट होती है. फिर उसके बाद मुझे पता है कि 16 की मैं जंप लेता जाऊंगा तो अगले अगले हरफ मिलते जाएंगे. ये दोनों सर्विसेज एक जैसी हैं. 1130 जो है वो रीड करती है, ये तुम्हें फॉन्ट इन्फॉर्मेशन ला के देगी, गेट करेगी, रीड करेगी, और ये वाली राइट करती है 1110. इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि तुमने अपना फॉन्ट तैयार किया हुआ है और वो फॉन्ट तुमने बायोस में लिखवाना है. तो तुम 1110 सर्विस कॉल करोगे, उसको तुम अपना फॉन्ट बताओगे कि मैं, ये मेरे फॉन्ट का पॉइंटर है, और वो इसको उठा के जो तुमने फॉन्ट टेबल तैयार की होगी उसको वहां पे रख देगा. अब जैसे ही रखेगा, होएगा ये कि अगर 41 की पहले ये शेप थी ए की, अगर तुम इसको चेंज कर देते हो, यहाँ पे एक सर्कल बना देते हो, मुझे नहीं पता, तो जैसे ही तुम ये फॉन्ट रखोगे, अब जहां जहां पे स्क्रीन पे ए था, वहां वहां पे वो शेप तुम्हारी नजर आनी शुरू हो जाएगी. तो ये दो सर्विसेज हम यूज करेंगे और इसके साथ खेलेंगे कि इसको कैसे हमने वो काम करना है. तो सबसे पहले 1130 कॉल की सर्विस, इंटरप्ट 10 की सर्विस 1130. अब ये हमें पता है कि हमें बीपी के अंदर फॉन्ट डेफिनेशन ला के दे देगी. तो रैम के अंदर कहीं ना कहीं पे हमारी एक फॉन्ट डेफिनेशन पड़ी हुई है, जिसके अंदर टोटल याद रहे 256 हरफ हैं और हर हरफ 16 के ऊपर पड़ा हुआ है. ठीक है, वैसे ऐसे तो नहीं होएगा, लेकिन अगर समझाने के लिए कहा जाए तो यहाँ पे ए की शेप पड़ी हुई है, यहाँ पे बी की शेप पड़ी हुई है, यहाँ पे सी की शेप पड़ी हुई है, सो ऑन, ये सारा पड़ा हुआ है. और तुम्हें इसका पॉइंटर मिल जाएगा बीपी के अंदर. जैसे ही तुम सर्विस कॉल करोगे, तुम्हें बीपी के अंदर इसका पॉइंटर मिल जाएगा. अब आगे देखो वो क्या करता है. वो एसआई को सेट करवाता है बीपी के ऊपर, यानी एसआई उसने एक पॉइंटर सेट करवा दिया जहां पे बीपी पॉइंट करता है.
SI स्टैंड्स फॉर सोर्स इंडेक्स। अच्छा, उसके बाद DI उसने सेंड करवा दिया फॉन्ट की तरफ। अच्छा, फॉन्ट क्या चीज़ है? फॉन्ट ये है, फॉन्ट उसने एक अरे बनाई है 256 बाय 16 की। जिस तरह से कल हमने पढ़ा था ना कि वो टाइम्स वाला वो है सिंटैक्स, तो वो 256 बाय 16 का ये एक अरे ही कहूंगा, अरे ही है, 256 सेल्स की एक अरे डिफाइन कर। ठीक है। अच्छा, इसका पॉइंटर क्या है? इसका नाम क्या है? फॉन्ट। और यहां पर उसने DI डेस्टिनेशन इंडेक्स को सेट कर दिया। तो जब SI और DI सेट होते हैं ना, तो समझना चाहिए क्या होएगा, स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन आने लगी है। सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स वो करेगा ये कि उसने पहले 1130 सर्विस कॉल की, उसको पता चल गया कि बायोस का फॉन्ट ये पड़ा हुआ है। अब वो ये सारा फॉन्ट कॉपी करेगा अपनी एक लोकल मेमोरी में, अपने एक अरे के अंदर, फॉन्ट के अंदर। ठीक है। तो ये एक स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन होएगी, ये है रेप मूव्स भी। तो MOVS मूव्स की इंस्ट्रक्शन क्या करती थी कि वो SI से उठाती थी, DI में कॉपी करती थी। तो वो ये सारा फॉन्ट उठ के इधर कॉपी हो जाएगा। ठीक है। बल्कि इसको अगर आप सारा कुछ नीचे कर रहे हैं तो सारा कुछ नीचे से ही शुरू करो, ऐसे शुरू करो। तो जब ये इंस्ट्रक्शन चल पड़ेगी तो हमने क्या किया कि हमने फॉन्ट डेफिनेशन जो बायोस की सारी थी वो सारी की सारी कॉपी करके हमने एक लोकल मेमोरी फॉन्ट के अंदर रख ली है। अच्छा, अब जो गेम खेलेगा वो ये है, ये एक लूप जो है, ये सारी गेम है। SI को सेट करवाता है फॉन्ट -1 पे। अब ये जो SI है इसको लेके जाता है फॉन्ट -1 पे, यानी जहां से फॉन्ट शुरू होता है उससे एक बाइट पीछे फॉन्ट -1 पे। CX के अंदर डालता है 100। ये काउंटर है सिर्फ, नॉट इंपॉर्टेंट। एड SI16, SI को सेट करवाया फॉन्ट -1 पे। अब जब उसमें 16 ऐड करोगे, ये इस तरह से इधर से ज्यादा आसान होएगा समझना कि ऐसे हमारे पास 256 डब्बे बने हुए हैं ना फॉन्ट के अंदर। तो हम जो पॉइंटर सेट करवाते हैं वो इस पे नहीं सेट करवाते, पहली बाइट पे नहीं करवाते, उससे एक बाइट पीछे करवाते हैं और फिर उसमें 16 जमा करते हैं। तो जब 16 जमा करोगे तो तुम पहले हरफ की आखिरी बाइट के ऊपर यहाँ पे आ जाओगे। ठीक है। इधर वो कुछ अब करने लगा है। पता क्या है? मूव करता है SI में FF। FF काफी आसान सी चीज है। FF ये होता है कि सारी बिटें ऑन हो जाती हैं। F का मतलब है 1111। तो अब वो करेगा ये कि जैसे यहाँ पे अगर A लिखा हुआ है तो उसकी जो ऊपर वाली बिटें हैं वो सारी की सारी ऑन कर देगा। ठीक है। अच्छा, अब लूप है और लूप ये घूम रहा है। दोबारा SI में 16 जमा किया, यानी अब SI यहाँ पे है ना, दोबारा इसमें 16 जमा करोगे तो अगला फॉन्ट जो है जिसमें B लिखा हुआ है उसकी भी आखिरी उसके ऊपर सारी बिटें ऑन कर देगा। फिर उसके बाद 16 ऐड करेगा, फिर C आएगा, फिर सारी ऐड कर देगा। तो इस तरह पूरी की पूरी फॉन्ट के अंदर वो जाके ये एक लाइन लाइन ही लगा रहा है, बेसिकली 1111 सारा ऑन ही कर रहा है ना। अच्छा, वंस दैट इज डन, हमारे पास ये फॉन्ट डेफिनेशन तैयार हो गई है। अब हमारा काम है कि इसको हम राइट करेंगे दोबारा बायोस के ऊपर। वहां पे काम आती है सर्विस 1110, इंटरप्ट 10 की सर्विस 1110। तो इसको हम बताएंगे कि ये फॉन्ट हमने तैयार किया, इसको जाके लिख दो बायोस के ऊपर। ये लिख देगा जाके बायोस के ऊपर। इफेक्ट तुम्हें ये नजर आएगा कि तुम्हारी सारी जो कैरेक्टर्स हैं स्क्रीन पे वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना। तो चेंज कैसे होंगे वो अगर समझ आई है तो पता लगेगा। ये है U.ASM। जहाँ तक बायोस के इंटरप्ट है ना, वो सारे तुम्हारे पास चलेंगे डॉस बॉक्स में। जहाँ पे डॉस के इंटरप्ट आएंगे वहां पे प्रॉब्लम होएगी, वो शायद चलें शायद ना चलें, बल्कि ज्यादातर नहीं चलेंगे। nesum U.ASM कोई। अब ये फाइल जब मैं चलाऊंगा तो ये देखो क्या होता है। ठीक है। अब बस सारे चल रहा है, मैं डायरेक्टरी लेता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। लेकिन हर हरफ के ऊपर जो है एक लाइन आ गई है। अब उसने किया क्या था? उसने ये किया था कि तमाम कैरेक्टर्स के ऊपर वाली बिट बाइट जाके उसने ऑन कर दी थी।
ठीक है ना। तो अब होना क्या है कि तुम्हें स्क्रीन पे जितने हरफ नजर आ रहे हैं उन सारों के ऊपर ये लाइन नजर आएगी, मतलब तुम काम करते रहोगे, सब कुछ चल रहा है, लेकिन वो एक लाइन ऊपर लग जाएगी। ये प्रोग्राम तो 100% होना चाहिए, ये मतलब मुश्किल नहीं है। अगला जरा मुश्किल है। काम वही करेगा, फॉन्ट उठाएगा, उसको कॉपी करेगा, वही लोकल मेमोरी फॉन्ट के अंदर। अभी तक बिल्कुल वही तमाशा है कि पहले फॉन्ट उठाया, उसको फॉन्ट में कॉपी किया, और फिर अब उसके साथ खेलेगा। खेलता जो है ना, खेल जो खेलता है वो इंटरेस्टिंग है। इसमें एसआई को मूव करता है फॉन्ट पे। पिछली दफा फॉन्ट -1 पे किया था, इस बार एग्जैक्टली फॉन्ट पे मूव करता है। अब जो भी वहां पे बाइट पड़ी हुई है उसको उठा के एएल में डालता है, और ये लूप है जो सारी गेम खेल रहा है। शिफ्ट लेफ्ट करता है 8 दफा, सॉरी, शिफ्ट लेफ्ट करता है और आरसीआर करता है। आरसीआर है रोटेट थ्रू कैरी राइट, ठीक है। अब वो कर ये रहा है कि वो घुमा रहा है, मतलब जो 8 बिटें पड़ी हुई हैं उनको घुमा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है। ये काफी मुश्किल है करना, समझाना। ये इस तरह कर रहा है कि एक बिट इधर जाएगी, मतलब ये शिफ्ट लेफ्ट करेगा ना तो ये बिट इधर चली जाएगी, ये बिट गिर के कैरी फ्लैग में चली जाएगी। अब रोटेट थ्रू कैरी राइट कर रहा है, विच मीन्स के ये बिट इधर से इंसर्ट कर रहा है। तो ये सारे के सारे कैरेक्टर्स को शिफ्ट एक तरीके से कर रहा है। ये 2-3 लाइनें लिख के चला के देख लो अगर तुम्हें, लेकिन कागज पे, सॉरी, मतलब अगर तुम एक्चुअली चलाओगे तो कुछ भी नहीं होएगा। अगर एक्चुअली चलाओगे तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या होएगा। वो तो 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल के समझ आएगी कि हुआ क्या है, और इसको दोबारा चलाना पड़ेगा। इसकी मुसीबत यही होती है। अब जरा ये देखने से ताल्लुक रखता है कि ये क्या हुआ है। मैं इसको चलाऊंगा तो ये हुआ है, ठीक है। ये स्क्रीन ऐसे हो गई है, ठीक है। मैं डायरेक्टरी लेता हूँ, DIR है, किधर गया, बंद ही हो गया। बंद नहीं होना चाहिए था बिल्कुल, मुझे नहीं पता बंद क्यों हो गया। अच्छा, मैंने प्रोग्राम टर्मिनेट ही नहीं किया। मैं प्रोग्राम वो कॉपी करना, टर्मिनेट करना भूल गया हूँ। टर्मिनेट नहीं करोगे तो वो वापस नहीं आएगा, फिर सही समझ नहीं आती। तो माउंट XC:ASSM सॉफ्ट नेशन। ये अब वापस आ गया, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। अब हुआ क्या है, मैं डायरेक्टरी ले रहा हूँ, ये मैंने DIR लिखा है, और देखो लिखा हुआ क्या आया। तो डायरेक्टरी चल रही है, कुछ सब सब कुछ चलेगा, मैं जो भी काम करूंगा वो चलेगा, लेकिन लिखा हुआ उल्टा आएगा। अब मैं ए लिख रहा हूँ, ये ए लिखा है, ए की तो शेप यही है। ये बी लिखा है, ठीक है। अब शायद तुम्हें समझ आई हो कि इसने किया क्या है। कैरेक्टर्स इसने उल्टे कर दिए हैं, यानी अब मैं सी लिख रहा हूँ, तो बजाय इसके कि सी जिस तरह सीधी तरीके से लिखा जाता है वो अब ये डी लिखूंगा। तो हर कैरेक्टर, ये ई, एफ, जी, सारे कैरेक्टर उल्टे तुम्हें नजर आएंगे। अब जो सारी गेम है वो इस जगह पे है, ठीक है। ये इन 2 लाइनों के अंदर है। इनको अगर तुम लिख के कर लो तो गुड है। बहरहाल ये कर ये रहा है कि एक दफा शिफ्ट लेफ्ट करता है, फिर उसको रोटेट राइट करता है, यानी कैरेक्टर जो लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है उसको राइट पे रख देता है, और जो राइट पे पड़ा हुआ है उसको लेफ्ट पे ले आता है। ये बेसिकली गेम खेल रहा है। तो उससे स्क्रीन पे तुम्हें इफेक्ट ही आएगा कि सारी स्क्रीन ही घूम गई है, वो रिवर्स हो गया। अच्छा, ये इतना जरूरी नहीं, पहला प्रोग्राम काफी जरूरी है, लाजमी करना ये भी जरूरी है। अब ये इसलिए जरूरी है कि पूरी बुक में कहीं पे हमने ग्राफिक्स मोड पे काम नहीं किया। शुरू में बिल्कुल पहले समय पे एक सर्विस थी ना, इंटरप्ट 10 की सर्विस 0, जो स्क्रीन को ग्राफिक्स मोड में ले जाती थी। वो तो ठीक है, ग्राफिक्स मोड में ले गए, लेकिन अब सारी दुनिया बदल जाती है। ग्राफिक्स मोड में हम लिखते हैं पिक्सल, कैरेक्टर तो होता नहीं, पिक्सल होता है, एक डॉट होता है। तो सर्विस सिर्फ एक है, 10 की सर्विस सी, जो पिक्सल लिखती है, पिक्सल का कलर और किस रो कॉलम पे वो पिक्सल, वो डॉट है ना, वो जाके डॉट कहाँ पे लगाना है, ठीक है। अच्छा, अब है तो ये वैसे एक प्रोग्राम ही, लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले 10, इंटरप्ट 10
की सर्विस 0, ये ए एच के अंदर सर्विस होती है ना, ए एक्स लिखा हुआ है ना, तो ए एच के अंदर सर्विस होती है। मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। तो सबसे पहली क्या थी कि 10 की सर्विस 0 कॉल करनी थी। तो ए एच के अंदर तो हमेशा सर्विस आती है, वो तो आसान है। ए एल के अंदर मोड आता है कि कौन से मोड में स्क्रीन को तुम डालना चाह रहे हो। तो ग्राफिक्स मोड जो है वो मोड डी है, मोड डी। अब इसकी रोशनी में अगर तुम इसको देखते हो तो तुम्हें समझ आनी चाहिए ये क्या कर रहा है। ये 10 की सर्विस 0 कॉल कर रहा है और उसको मोड दे रहा है डी। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद ये है 0C07 कुछ, इसको भी सर समझो। सर्विस नंबर 0C है जो ए एच में है, ए एच में। और ए एल में हमने लिखना है एट्रीब्यूट कलर। तो उसने कलर फिक्स कर दिया 07 है और सर्विस फिक्स कर दी है वो 0C है। अब गेम ये खेलेगा कि सी एक्स के अंदर 200 है, डी एक्स के अंदर 200 है और इंटरप्ट कॉल कर देगा। यानी रो नंबर 200 कॉलम नंबर 200 के ऊपर जाके एक पिक्सल ड्रॉ हो जाएगा। तो ये अगर तुम दिमाग में करो तो ये ऐसे होएगा कि अगर ये स्क्रीन है तो 200 बाई 200 बनता है तकरीबन यहाँ पे एक पिक्सल ड्रॉ हो जाएगा नीचे कोने में। अच्छा, उसके बाद डेक्रीमेंट करता है डीएक्स को, यानी डीएक्स हो गया 199 और लूप करता है L1 पे, ये वाला। लूप की इंस्ट्रक्शन क्या करती है कि सी एक्स को खुद ब खुद डेक्रीमेंट करती है। डी एक्स को तुमने हाथ से डेक्रीमेंट कर दिया, लूप ने सी एक्स को डेक्रीमेंट कर दिया। तो अब ये दोनों 199 हो गए। तो अब ये 199 जो यहाँ पे बनेगा उसके ऊपर पिक्सल ड्रॉ करेगा, फिर 198 फिर 197 तुम्हें ये सारे पिक्सल्स ड्रॉ होते हुए नजर आएंगे 00 तक। तो जो शेप बनेगी वो तकरीबन एक लाइन की शेप, लेकिन लाइन के आसपास आ जाएगी डिपेंडिंग ऑन के पिक्सल कितने वो हैं। और अगेन ये भी चलेगा क्योंकि ये बायोस का इंटरप्ट है तो ये चलने चाहिए। ठीक है ये। तो जब तूने प्रोग्राम रन किया तो तुम्हारी स्क्रीन गई ग्राफिक्स मोड में, और ग्राफिक्स मोड में जाके तुमने 200 200 के ऊपर पिक्सल ड्रॉ किया, फिर 199 पे, फिर 198 पे, तो ये सारे पिक्सल 00 तक ड्रॉ हो गए, तो एक लाइन की शेप बन गई है। ठीक है। तो ये प्रोग्राम इस चैप्टर के काफ़ी आसान है और इनके साथ अगर तुम थोड़ा सा खेलो, खेलना क्या है, कोऑर्डिनेट्स चेंज करने हैं, कलर्स चेंज करने हैं, इस तरह की चीज़ें अगर करोगे तो ये सारा काम तुम कर सकते हो बड़े आराम से इनके अंदर चेंजेस कर करके। पीछे से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये एक मिनट होल्ड कर। अच्छा भाई, अब दो हिस्से हैं इस चैप्टर के। एक तो ये था कि बायोस की वीडियो यानी वीडियो सर्विसेज यूज करनी है, तो एक तो बायोस के लेवल पे यूज कर लें, और एक अब हमने डॉस के लेवल पे यूज करनी है। बायोस और डॉस में क्या फर्क था, वही जो जब इंटरप्ट स्टार्ट किए थे तब पढ़ा था कि बायोस की सर्विसेज जरा हार्डवेयर के करीब होती हैं। बायोस की सर्विसेज जो हैं वो जरा हार्डवेयर के करीब होती हैं, मतलब वो हार्डवेयर की जबान में काम करती हैं। और डॉस की सर्विसेज जरा यूजर के करीब होती हैं, वो यूजर की जबान में काम करती हैं। ठीक है। तो सर्विसेज ऑफ डॉस आर मोर कुक्ड एट अ हायर लेवल, वो जरा यूजर के पास होती हैं, हायर लेवल पे होती हैं। तो डॉस के अंदर जो तुम्हें सर्विसेज मिलेंगी वो इनपुट आउटपुट मिलेगी, इनपुट करना और आउटपुट करना, क्योंकि मतलब यूजर जो है वो डीजे के ऊपर जो काम करता है वो इनपुट आउटपुट की जबान में करता है, कुछ डेटा लेना और स्क्रीन पर रखना। ठीक है ना। अच्छा, इसमें ये हिस्सा जरूर बड़े गौर से पढ़ लेना कि डॉस जब इनपुट करता है तो उसका एक इनपुट बफर होता है, जिसके अंदर जैसा सी इन जब इनपुट करता है ना तो वो सीधा एक वेरिएबल के अंदर करता है, लेकिन डॉस का एक बफर होता है। और उस बफर
कि अब जो भी इनपुट आती है उस बफर के अंदर आती है, उसका एक फॉर्मेट होता है। उसकी पहली बाइट जो है वो स्टोर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, यानी लेंथ होती है पहली बाइट। सेकंड बाइट में ये होता है कि टोटल कैरेक्टर्स एक्चुअली कितने पढ़े हैं, और उसके बाद जो स्पेस होती है उसके अंदर वो डेटा है जो तुमने इनपुट किया। तो पहली लेंथ हो गई, दूसरा हो गया कि एक्चुअल कितने हरफ पढ़े हैं, और तीसरा वो बफर हो गया जो एक्चुअली तुमने इनपुट किया। अब सर्विसेज क्या है? 21 की सर्विस 1, एक हरफ कैरेक्टर, एक सिंगल हरफ, रीड कैरेक्टर फ्रॉम इनपुट। 21 की सर्विस 9, राइट स्ट्रिंग। पहला एक हरफ इनपुट करेगा, ये पूरा स्ट्रिंग आउटपुट करेगा, और ये स्ट्रिंग इनपुट है। ये मजेदार है जरा, ये एक हरफ नहीं करेगा, ये सीन की तरह है कि ये बहुत सारे हरफ इकट्ठे कर लेगा। सर्विस ए है। तो प्रोग्राम काफी सिंपल है, ये चलता पता नहीं है यानी ये है, देखते हैं। तो हमने मैक्स लेंथ एक वेरिएबल बनाया 80, उसके बाद हमने मैसेज एक वेरिएबल बनाया, लेकिन मैसेज की जरा शक्ल देखो क्या है। पहले एक बाइट है, फिर दूसरी बाइट है, और उसके बाद स्ट्रिंग है। ये वो इनपुट बफर की शक्ल है जो वो बनाता है। और फिर एक बफर है, ओपन बफर 81 टाइम्स का। इसमें देखते हैं क्या करता है। तो वो मूव करवाता है एसआई को बफर की तरफ, और 21 की सर्विस 1 कॉल करता है। अब 21 की सर्विस 1 क्या थी? वो ये थी, रीड कैरेक्टर फ्रॉम स्टैंड। एक हरफ पढ़ता है, यानी ये सर्विस क्या करेगी? एक हरफ पढ़ेगी, उस हरफ को कंपेयर करता है 13 के साथ। 13 एंटर यस किया कि वो ये देख रहा है कि एंटर तो नहीं प्रेस हुआ। अगर वाकई एंटर प्रेस हुआ है, जंप इफ इक्वल टू एग्जिट। लेकिन फॉर एग्जांपल एंटर नहीं प्रेस हुआ तो क्या करता है? जो हरफ आया है उसको एसआई पे रखवाता है। एसआई कहाँ है? बफर पे। उसके बाद इंक्रीमेंट करता है एसआई को, और लूप कर जाता है नेक्स्ट कैरेक्टर पे। लूप का मतलब है कि अब वो अगला हरफ पढ़ेगा, उसको चेक करेगा एंटर तो नहीं दबा। अगर नहीं दबा फिर उसको बफर में डाल देगा। तो ये सारा लूप क्या करेगा कि 21 की सर्विस 1 बार बार कॉल कर करके एक एक हरफ पढ़ता जाएगा, और उस हरफ को जमा करता जाएगा बफर के अंदर। जैसे ये लूप खत्म होएगा, बफर के अंदर वो सारा डेटा आ चुका है जो यूजर ने इनपुट किया। अब उसके एंड पे वो एक डॉलर का निशान लगाता है। डॉलर का निशान लगाना इसलिए जरूरी है कि जब जिस तरह सी प्लस प्लस में होता है ना कि स्ट्रिंग के एंड पे नल आता है, उस तरह डॉस में स्ट्रिंग के एंड पे डॉलर लगता है। तो जो सारा डेटा इनपुट हो गया उसके एंड पे उसने लगा दिया डॉलर। अब वो करेगा क्या? प्रिंट करना है उसने। 21 की सर्विस 9 कॉल की और मैसेज प्रिंट कर दिया। 21 की सर्विस 9 कॉल की, राइट स्ट्रिंग, और मैसेज जो भी मैसेज था, मैसेज ये था हेलो, तो उसने हेलो प्रिंट कर दिया। और उसके बाद 21 की सर्विस 9 दोबारा कॉल की, लेकिन इस दफा उसको बफर दिया। बफर में क्या था? वो सारा डेटा जो तुमने इनपुट किया हुआ है। अब इसकी कोई गारंटी नहीं कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। इसको चलाने के लिए तुम्हें प्योर डॉस में बूट करवाना पड़ता है। डॉस बॉक्स में मेरा नहीं ख्याल कि डॉस की सर्विसेज को खास चलेंगी। कुछ चल जाती हैं, कुछ नहीं चलती, लेकिन अनरिलायबल है बहुत ज़्यादा। चलो चलाते हैं। तो ये अब मुझसे इनपुट मांग रहा है, तो मैं इनपुट करता हूँ माजिद। मैं तो अब ये जो मैंने एम एंटर किया है, जो मैंने एम एंटर किया है यार, ये वाला तो कैरेक्टर मांगेगा नहीं। चलो खैर ठीक है। अब जो मैंने एम एंटर किया, तो ये मेरा पहला लूप एक दफा घूमा है। सर्विस एक दफा चली, उसने ये एम उठाया, बफर में डाल दिया। फिर मैंने ए एंटर किया, उसने उठाया, बफर में डाल दिया। तो जब तक मैं टाइप करता रहता हूँ वो बफर में डालता रहता है। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, पहले उसकी सर्विस हेलो प्रिंट करती है, और फिर वो स्ट्रिंग प्रिंट करती है जो मैंने कहा है। तो ये हेलो प्रिंट हुआ, और ये वो स्ट्रिंग प्रिंट हुआ है जो मैंने कहा था, जो भी मैंने एंटर किया था। और अगला प्रोग्राम भी एग्जैक्टली यही करेगा, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से करेगा। वो दो चीज़ें इनपुट करेगा, ये अब खुद कर लेना। इसमें मतलब कोई खास नई बात नहीं आएगी, बस वो दो चीज़ें इनपुट करेगा, उसके बाद उनको उसी तरह से 21 की सर्विस 9 कॉल करके प्रिंट करवा देगा। और बस बस। अच्छा, अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले
तुम्हें डिस्क का स्ट्रक्चर लाजमी पढ़ के आना है खुद। यानी वरना जो मुश्किल कल हुई थी ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम में ये नहीं समझ आ रही थी कि कैसे वो मतलब उसको वो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे होती है, उसी तरह से यहाँ पे तुम्हें डिस्क का स्ट्रक्चर पढ़ के आना है। वैसे डिस्क का स्ट्रक्चर काफ़ी आसान है। डिस्क स्ट्रक्चर में तुम कह दो ट्रैक्स, हेड्स, सेक्टर्स, तुम्हें ये इस तरह की तस्वीरें मिलेंगी। तुमने बस इनको समझ के आना है कि भाई ये क्या है, ये प्लेटें क्या हैं, इसमें सिलेंडर क्या है, हेड क्या है, एक डिस्क के अंदर चीज़ चल कैसे रही है, बस ये समझ के आना है। अच्छा, ये ज़रूरी इसलिए कि हमने क्या करना है, हमने असेंबली के अंदर आके डिस्क को एक्सेस करना है। फिर वो उसमें बड़ी मुश्किल होती है अगर बेसिक समझना हो कि डिस्क कैसे चलती है। चलो भाई यहाँ पर रुकूंगा।